आर्टिकल 13 में बाबा साहब लिखते हैं कि इस देश का जो रूढ़ी परंपरावादी शासन व्यवस्था या जो भी कानून था उसको आर्टिकल 13 में शून्य घोषित करते हैं। आर्टिकल 13 में जो इस देश का रूढ़ी परंपरा को शून्य घोषित किया जाता है तो फिर आदिवासियों का कैसे बच जाता है ना। ये लिखा गया है आर्टिकल जो 43 में, आर्टिकल 343 क्या लिखा गया है ना, उसमें ये लिखा गया जो ये देश का जो व्यवस्था हमने बनाया, जो मूल व्यवस्था गणतंत्र का जो मूल मंत्र है जिसको हम पंचायत बोलते हैं, जो फाउंडेशन है गणतंत्र का जो मूल है, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाया गया ये आदिवासी एरिया में या जहां आदिवासी निवास करते हैं ये वहां कार्य नहीं करेगा। वहां पर क्या कौन सा कानून काम करेगा ना, वो लिखा गया है 244 में, आर्टिकल 244 में। 244 में क्या लिखा गया ना, 244 में ये लिखा गया कि ना ये चीज 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में लिखा गया। 5th शेड्यूल में कौन सा कानून लिखा गया है ना, जहां पर आदिवासी निवास करते हैं उनका शासन व्यवस्था या उनका नियंत्रण आदिवासियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसी का माध्यम से हो। इतना चालाकी के बाद समझिए, जब आर्टिकल 13 में इस देश का रूढ़ी परंपरा को खत्म किया गया, फिर अगर आर्टिकल 13 में ही आदिवासियों का रूढ़ी परंपरा को अगर बढ़कर लिखा जाता तो ये देश का बाभन बढ़ता। उसका रखा गया, मेरा नहीं रखेंगे। वहां एक जगह खत्म किया है, फिर एक जगह उसको एस्टैब्लिश किया गया या प्रोविजन कराया गया। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। यहाँ कोई वकील है? तो ये जो व्यवस्था आदिवासियों का रखा गया पारंपरिक शासन व्यवस्था, ये कब काम करेगा? जब इसका कानून बनेगा तो जाके होगा। कानून बनाने का काम कौन करेगा? जो आदिवासी एमएलए और आदिवासी एमपी इसको करवा सकते हैं। लेकिन आदिवासियों का एमएलए और आदिवासियों का एमपी क्या बन गए? चमचा, दलाल, भाड़ुआ, कुत्ता बन। जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, संताल में तो बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे कम्युनिटी का हो जाएगा, इसीलिए सबसे बेहतर होगा हिंदी में ही बात किया जाए। और ये मैसेज जो हम देना चाहते हैं देशवासियों को या देश के आदिवासी भाइयों को, तो सबसे पहले मैं मुंडीवासी बहुजन समाज में जन्मे हुए सारे नायक और नायिका जिन्होंने हमारे लिए समय समय पर काम किए हैं, अपना जीवन दान दिए हैं, उन सारे महापुरुषों महानायिका को नमन करता हूँ। साथ साथ आज के जो उद्घाटक महाशय माननीय सुनीराम हंसदा जी, राष्ट्रीय मुंडीवासी माजी लॉ महल, मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश किस्कू जी, बाबूराम किस्कू जी, फिर अतिथि मंगल हंसदा जी, आज के आपके बीच में या हमारे बीच में उपस्थित बामसेब के राज्य सभापति सुखराम सरकार जी और तमाम जो वक्ता है, अतिथि है, सारे अतिथियों को मेरी ओर से स्वागत और शुभेच्छा। साथ साथ आज के इस मंच में उपस्थित सारे मुंडीवासी क्रांतिकारी साथियों, सभी को मेरी ओर से जोहार, जय मुंडीवासी। आज का दिन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के पश्चिम बंगाल का ये 8वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन का जो विषय रखा गया है, 4 विषय है, जो बहुत सारे वक्ता अतिथि इसको आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं, फिर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि विकास के नाम पर एवं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित करना शासक वर्ग द्वारा आदिवासियों का अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र है। दूसरा है डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को भ्रमित करके अपनों में झगड़ा लगाना एवं डीलिस्टिंग का कानून बनाकर अनुसूची को समाप्त करने का शासक वर्ग द्वारा भयानक षड्यंत्र है।
तीसरा है पश्चिम बंगाल के तराई टुवर्ड्स चाय बागान क्षेत्रों में 200 साल से रह रहे आदिवासियों को उनको जमीन और मालिकाना अधिकार नहीं देना तथा चाय बागान में कार्यरत आदिवासियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना शासक जातियों द्वारा अपने ही देश में इन्हें गुलाम बनाए रखने का कार्यक्रम है। चौथा विषय है आदिवासियों के समस्याओं का मूल कारण आदिवासियों में रियल रिप्रेजेंटेटिव का ना होना। ये जो सब्जेक्ट रखा गया है उसमें समस्या भी लिखा गया है और कारण भी लिखा गया है। और जितने भी वक्ता थे अतिथि थे सारे आप लोगों को बहुत जानकारी दिए और टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टाइम हमारा पास 5 बजे तक का है, जितना हो सके मैं बोलने के आप लोगों को जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। तो समस्या तो बहुत है आदिवासियों, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का समस्या नहीं है या उड़ीसा का समस्या नहीं है, सारे भारत के आदिवासियों का ऐसे सारे लाखों समस्या है। उसमें से कुछ समस्या लिफलेट में डाला गया है। तो इसका मूल कारण भी देखा गया कि समाज में रिप्रेजेंटेशन का अभाव, रियल रिप्रेजेंटेशन मतलब नेतृत्व का अभाव है। जिस आदिवासी समाज में सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, बाबा तिलका मांझी, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, तात्या भील, कान्हा भगत जैसे महान वीरों को जन्म दिया था, जहाँ जो इस देश का इतिहास को ही बदल दिया था, ऐसे समाज में आज नेतृत्व भी कैसे हो, ये सबसे समस्या। अभी एक भाई बोल रहे थे फरासी रिवॉल्यूशन के बारे में। फरासी रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वो रिवॉल्यूशन का मूल कारण क्या है मालूम? तो मूल कारण था सांताल हुल का जो इफेक्ट या उसका परिणाम फरासी राष्ट्र विप्लव था। तो इस देश में ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान नेतृत्व जब थे, तो आज ये समाज नेतृत्व भी कैसे हो गया, ये हमको विचार करने का समय है, मंथन करने का समय है या आकलन करने का समय है। साथियों, आदिवासी समाज में जो नेतृत्वहीन का जो समस्या निर्माण हुआ है, ये अपने आप नहीं आया है, इसको बनाया गया या निर्माण किया गया। आदिवासी समाज में या मूलनिवासी समाज में कैसे नेतृत्वहीनता पैदा किया जाए या नेतृत्व भेद किया जाए, ये सुनियोजित एक षड्यंत्र है जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। और ये मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दूंगा, इसका माध्यम से आदिवासियों को नेतृत्वहीन या प्रतिनिधिहीन बना दिया गया। साथियों, जो बाबा साहब आम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच में 24 सितंबर 1932 को जो चुक्ति हुआ था, पुना पैक्ट किसको बोलते हैं, वो पुना पैक्ट आदिवासी के लिए लागू नहीं था, क्योंकि जो 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड मिला था वो आदिवासियों के लिए नहीं था। ये जो कम्युनल अवार्ड मिला था, बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड लाए थे इंग्रेजों और ब्राह्मण गांधी से लड़ के, वो कम्युनल अवार्ड आदिवासियों के लिए नहीं था, वो किसके लिए था ना, इस देश के जिसको हम अनुसूचित जाति या एसी बोलते हैं, उनके लिए था। तो ये जो पुना चुक्ति हुआ, ये पुना चुक्ति आदिवासियों के लिए लागू नहीं था, लेकिन 1947 में जो भारत स्वाधीन हुआ, स्वाधीन भारत में वो जो पुना पैक्ट आदिवासियों का ऊपर थोप दिया गया या उसको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कोई भी आदिवासी उसको डिमांड नहीं किया था, या जिन्होंने इसको लागू किया वो आदिवासियों के साथ सलाह मशवरा किए बगैर, उनसे बातचीत किए बगैर ही आदिवासियों के ऊपर लागू कर दिया। ये जो बातें
कितने आदिवासियों को मालूम है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अनपढ़ आदिवासियों को मालूम है, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने लिखे पढ़े आदिवासियों को इसके बारे में मालूम है? साथियों, जो पुनापेट बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ, बाबा साहब बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं कि ये जो पुनापेट हुआ, इस पुनापेट का माध्यम से बाबा साहब जो चाहते थे रियल रिप्रेजेंटेशन, उसको खत्म किया गया। क्या ऐसे बोल सकते हैं कम्युनल अवार्ड का माध्यम से जो बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के लिए लाया था, अर्थात अनुसूचित जातियों को ब्राह्मणों के गुलाम से, ब्राह्मणों का गुलाम से आजाद करने के लिए जो कोशिश किए थे, उसमें वो कामयाब हो गए थे कम्युनल अवार्ड का माध्यम से, उसको पुनः चुक्ति के माध्यम से खत्म कर दिया गया। साथियों, ये पुनः चुक्ति क्या है? कि पुनः चुक्ति का माध्यम से जो कम्युनल अवार्ड मिला था, एक था सेपरेट इलेक्टोरेट, डुअल वोटिंग, और क्या क्या था सरकार जी? एडल्ट फ्रेंचाइज और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ये 4 अधिकार अनुसूचित जाति के लिए मिला था, जिसका माध्यम से समाज में इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रतिनिधित्व को निर्माण किया जाए, या ऐसे बोलेंगे कि हमारा गुलामी को समाप्त किया जाए, और उसमें बाबा साहब कामयाब भी हो गए। लेकिन जो पुनः चुक्ति हुआ, उसका माध्यम से जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको ज्वाइंट इलेक्टोरल कर दिया गया, और डुअल वोटिंग सिस्टम को खत्म करके ज्वाइंट इलेक्टोरल माध्यम से एक सिंगल सिस्टम कर दिया गया। तो ये 2 अधिकार की वजह से बाकी जो 2 अधिकार था वो अस्तित्वहीन हो गया, या उसका कोई मूल्य ही नहीं रह गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो पुनापेट हुआ, पुनापेट का माध्यम से समाज में क्या बन रहे हैं? एक टूल्स, स्टूज, एजेंट। ये वर्ड मेरा नहीं है बाबा साहब, ये इसको आपको सिर्फ एनालिसिस करके या व्याख्या करके उसको बता रहा हूँ कि जो बात बोलते हैं स्टूज, स्टूज को बोलते हैं हिंदी में फुकचा हुआ, चमचा। चमचा मालूम है? चमचा गिरी जो। तो ये जो पुनापेट हुआ, पुनापेट का माध्यम से चमचा निर्माण हुए। टूल्स, टूल्स मतलब हथियार, जिसका माध्यम से समाज का अधिकार को खत्म किया जा रहा है या समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। टूल्स, एजेंट। एजेंट का जो शुद्ध हिंदी है उसको बोलते हैं मध्यस्थ, या मध्यस्थता जो बोलते हैं मीडिएटर, और गांवली हिंदी में उसको बोलते हैं दलाल या भाड़ुआ। तो ये जो पुनापेट का माध्यम से एससी समाज में या अनुसूचित समाज में दलाल, भाड़ुआ, एजेंट, चमचा, ये निर्माण है। और एक बात बोलते हैं बाबा साहब कि ये पुनापेट का माध्यम से कुत्ते भी निर्माण हुए। कुत्ते किस प्रकार का कुत्ते? ये भूखने वाला कुत्ते नहीं है, ये काटने वाला कुत्ते नहीं है, ये चौरण चाट या मालिक का चौरण काटने वाला कुत्ते पैदा हुए। तो ये जो पुनापेट अनुसूचित जाति में जो लागू हुआ, तो अनुसूचित जाति में चमचा, दलाल, भाड़ुआ, कुत्ते पैदा हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब लिख के रखे। तो ये जो व्यवस्था जब आदिवासियों के ऊपर में लागू हुआ 1950 के बाद, तो आदिवासी समाज का क्या होगा? आदिवासी समाज में यही पैदा होंगे ना। तो जब 1950 के बाद यही सिस्टम, यही पुनापेट आदिवासियों को लागू कर दिया गया, आदिवासियों के भी चमचा, दलाल, भाड़ुआ, कुत्ते पैदा। हम डिमांड कर रहे थे रियल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हमको मिला क्या? दलाल और भाड़ुआ। तो साथियों, ये जो सिस्टम जब आदिवासियों का ऊपर में लागू हुआ, तो आदिवासियों का जो अधिकार था उसका बात धीरे धीरे समाप्त हुआ। जब संविधान बन रहा था तो आदिवासियों के लिए क्या रखा गया? ना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। आदिवासियों के लिए कौन सा अधिकार रखा गया? बाकी अधिकार सब है,
जो एसी को है, ओबीसी को है, माइनॉरिटी को है, या भारत के तमाम नागरिकों को जो जो भी कानून है या अधिकार है, सारे अधिकार आदिवासियों को है। सारे अधिकार छोड़ के और दो अधिकार आदिवासियों के लिए रखा गया, जिसको बोला जाता है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। ये जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, हम जब आदिवासियों के नेता को, मंत्री को, एमएलए को, एमपी को पूछते हैं 6th शेड्यूल के बारे में, वो हमको पूछते हैं 6th शेड्यूल क्या, ये 5th शेड्यूल क्या। फिर जब हम बताते हैं उनको, वो लोग बोलते हैं आप लोग कुछ भी लेके आ जाते हैं। हम बोलते हैं हम ले लाए हैं, ये संविधान में है, आदिवासियों के लिए संविधान में है। तो ये 5th शेड्यूल क्या है? अभी तक हमारा जो लिखा पढ़ा समाज या नेता मंत्री या एमएलए एमपी उसको सही ढंग से नहीं समझाए, या समाज को हम सही ढंग से समझा नहीं पाए हैं, ये कमजोरी। तो ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और एक संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम चल रहा है या जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, कौन सा जागृति? यही जागृति का काम हम कर रहे हैं कि देश का जो आदिवासी समूह है उनके लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनका महापुरुष कौन है, उनका बाकी जो सारे चीज है, सामाजिक परिचय क्या है, ये जानकारी के लिए ये अधिवेशन रखा गया। ये कोई हम भाषणबाजी के लिए मंच नहीं बनाए हैं, या ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है। हम ये जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। जागृति का मतलब दोस्त और दुश्मन को पहचान कर, दोस्त और दुश्मन का अगर पहचान नहीं किए हैं, आप जागरूक नहीं है। आप शिक्षित हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जागरूक नहीं। जब तक दोस्त और दुश्मन में आपको अगर जानकारी नहीं है, आप जागरूक नहीं हो सकते। तो ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं जागृति का, ये जागृति का कार्यक्रम में आदिवासियों का क्या अधिकार है और अभी उनका क्या स्थिति है, इसका बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम है। तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्या? 5th शेड्यूल में स्वशासन का व्यवस्था है। ये सारे कोई बोलते हैं स्वशासन बोलते हैं। हमारा बहुत सारे वक्ता भी बोलते हैं, बहुत सारे और जो संगठन है वो भी बोलते हैं कि 5th शेड्यूल में हमको स्वशासन दिया गया है। ये स्वशासन है क्या, इसको समझना जरूरी है। स्वशासन मतलब आदिवासियों को जो पारंपरिक स्वशासन है उसको 5th शेड्यूल में मान्यता दी गई। पारंपरिक मतलब जो सांतालों का माझी परगना है, मुंडाओं का मुंडा मनकी है, ओरामों का राजीपाड़ा है, काड़िया का क्या ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो एरिया में जो आदिवासी रहते हैं उनका उस एरिया के लिए वही शासन चलेगा, ये है स्वशासन। और स्वशासन मतलब सिर्फ ये जो परंपरागत शासन ये नहीं है। परंपरा मतलब क्या? जैसे शादी करना है, आदमी मरने से क्या करना है, आदमी बच्चा पैदा होने से क्या करना है, कैसे नाचना है, कैसे और पहनना है, ये स्वशासन नहीं है। स्वशासन मतलब उसमें लेजिस्लेचर रहेगा, जुडिशियरी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तो अपना ये स्वशासन बोला जाएगा ना। सिर्फ वही जो परंपरागत जो व्यवस्था है उसी को काम करने से हो जाएगा स्वशासन। शासन जो बोला जाता है उसमें जुडिशियरी आएगा, लेजिस्लेचर आएगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, फिर जो हमारा प्रचार प्रसार जो चार स्तंभ है गणतंत्र का, ये चारों का चार स्तंभ जो काम करेगा उसको बोलते हैं स्वशासन या आदिवासियों का स्वशासन। तो उसमें क्या है ना, आदिवासियों का जो परंपरागत स्वशासन, रूढ़िवादी परंपरागत स्वशासन, उसके लिए लिखा गया है या उसको दिया गया है। तो वो क्या है पहले जानना है। जो मुंडा मनकी है या जो माझी परगना है या राजीपाड़ा है, वो क्या है कि आदिवासियों का ये जो व्यवस्था, आदिवासियों को महापुरुष या आदिवासियों का जो महापुरुष पैदा हुए थे, जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इसको बना के समाज में लागू किया है, ये महान आदमी थे, ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं। और ये व्यवस्था को क्यों संविधान में रखा गया है?
ना ये जो व्यवस्था आदिवासियों का जो शासन व्यवस्था, ये व्यवस्था वैज्ञानिक रूप शासन व्यवस्था है, साइंटिफिक प्रूवन। और क्या, ये ह्यूमन राइट को वायलेशन नहीं करता। तीसरा क्या है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं करता। तो इसमें बोलेंगे ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है। आर्टिकल 13 में बाबा साहब लिखते हैं कि इस देश का जो रूढ़ी परंपरावादी शासन व्यवस्था या जो भी कानून था, उसको आर्टिकल 13 में शून्य घोषित करते हैं। आर्टिकल 13 में जो इस देश का रूढ़ी परंपरा को शून्य घोषित किया जाता है, तो फिर आदिवासियों का कैसे बच जाता है ना? ये लिखा गया है आर्टिकल जो 43 आर्टिकल 343 क्या लिखा गया है ना? उसमें ये लिखा गया, जो ये देश का जो व्यवस्था हमने बनाया, जो मूल व्यवस्था गणतंत्र का जो मूल मंत्र है, जिसको हम पंचायत बोलते हैं, जो फाउंडेशन है गणतंत्र का, जो मूल है, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाया गया, ये आदिवासी एरिया में या जहां आदिवासी निवास करते हैं, ये वहां कार्य करे नहीं करे। वहां पर क्या कौन सा कानून काम करेगा ना? वो लिखा गया है 244 में, आर्टिकल 244 में। 244 में क्या लिखा गया ना? 244 में ये लिखा गया कि ना, ये चीज 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में लिखा गया। 5th शेड्यूल में कौन सा कानून लिखा गया है ना? जहां पर आदिवासी निवास करते हैं, उनका शासन व्यवस्था या उनका नियंत्रण आदिवासियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है, उसी का माध्यम से होगा। इतना चालाकी के बात समझिए। जब आर्टिकल 13 में इस देश का रूढ़ी परंपरा को खत्म किया गया, फिर अगर आर्टिकल 13 में ही आदिवासियों का रूढ़ी परंपरा को अगर बरकरार लिखा जाता, तो इस देश का बाभन बढ़ता। उसका रखा गया, मेरा नहीं रखेंगे। वहां एक जगह खत्म किया है, फिर एक जगह उसको एस्टैब्लिश किया गया या प्रोविजन किया गया। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। यहाँ कोई वकील है? तो ये जो व्यवस्था आदिवासियों का रखा गया पारंपरिक शासन व्यवस्था, ये कब काम करेगा? जब इसका कानून बनेगा तो जाके होगा। कानून बनाने का काम कौन करेगा? जो आदिवासी एमएलए और आदिवासी एमपी इसको करवा सकते हैं। लेकिन आदिवासियों का एमएलए और आदिवासियों का एमपी क्या बन गए? चमचा, दलाल, भाड़ुआ, कुत्ता बन। तो जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भाड़ुआ दलाल बन गया, तो फिर उसको काम, उसका ये वाला काम कौन करेगा? किसको करना चाहिए? और ये तो कानून बना के बनाया गया। जो आदिवासियों का एमएलए एमपी को दलाल भाड़ुआ कुत्ता बनाया गया, कानून बना के बनाया गया, वो अपने आप नहीं बने हैं। उनको क्या समझ में नहीं आता है? उनको भी समझ में आता है, लेकिन कानून के माध्यम से जब उनको कुत्ता बनाया गया, दलाल बनाया गया, भाड़ुआ बनाया गया, आर्टिकल 330, 332 पढ़ लो। कानून बना के इनको दलाल बनाया गया। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो दलाल भाड़ुआ बन गए हैं, तो ये वाला काम कौन करेगा? और एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको बोलते हैं सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम आज बोलते हैं तथाकथित बुद्धिजीवी। जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, ये होते हैं सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर उनका काम वो नहीं कर रहे हैं, क्या सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना काम कर रहे हैं? जो समाज के नाम से आज नौकरी कर रहे हैं, समाज के नाम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने हुए हैं, क्या ये समाज का नेतृत्व कर रहे हैं? ये भी नहीं कर रहे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर रहे। सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलता है? मैंने पढ़ाई किया, मैंने फर्स्ट क्लास पास किया, मैंने 99% रखा, मैंने क्वालिफाई किया, मैंने
इसको पूछो तो तेरा बाप क्यों नहीं किया, तेरा दादा नहीं किया, तेरा परदादा नहीं किया, तुम इतना बड़ा जो तीर मार दिया तो तेरा बाप दादा ये सब गधा था क्या? अपॉर्चुनिटी इज द फंडामेंटल राइट। हमारा समाज को अपॉर्चुनिटी नहीं था, संविधान के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी मिला फिर हम IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। तो हम जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला ये समाज का नाम से मिला। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समाज के नाम से जाते हैं, हम जो नौकरी करते हैं वो भी समाज का नाम से ही करते हैं। हमको इंडिविजुअली नहीं मिला है, या इंडिविजुअली हमारा काबिलियत लेकर भी हमको नहीं दिया गया है, क्योंकि समाज का नाम में रखा हुआ है बोल के मिला है। अभी 92 का बात तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो रखा हुआ था उसको खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो नहीं मिल रहा है। तो हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही काम नहीं किया, इसीलिए ये जो नतीजा है आदिवासी समाज भुगत रहा है। ये जो नेतृत्वहीन हो गया समाज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना काम नहीं किया, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना नाम काम नहीं किया, तो आदिवासी समाज क्या बन गया? भीड़ बन गया, भीड़, भेड़ बकरियों की भीड़ बन गया। जो कोई भी आता है किधर आके ले जाता है। आदिवासी अभी लाचार बन गया, लाचार। इधर मिलता है ना 5 किलो ना। जो इस देश का शासक था, इस देश को जो शासन करता था, सारे बहुत सारे तो संतान ही है ना। चाई चंपा बादोलीगार तो बहुत गाना गाते हैं। वो क्या था? दलान था ना, राज दलान। तो राज दलान क्या जंगल में बनाया जाता था, पेड़ पौधों के लिए या जानवरों के लिए, राज करने के लिए बनाया गया था ना। तो जो समाज राजा था वो समाज आज भिखारी बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो व्यवस्था ये देश में लागू किया गया, ये जो सिस्टम इस देश में लागू किया गया, उसका माध्यम से हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल में जो अधिकार मिला, जैसे गांधी और नेहरू को मालूम पड़ा या कांग्रेस को मालूम पड़ा, इसका माध्यम से आदिवासी अपना एरिया का राजा बन जाएगा। बाबा साहब ने ये अधिकार हमको दिए। बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत प्रयास करने के बाद, कांग्रेस से, गांधी से, नेहरू से लड़ाई लड़ने के बाद ये अधिकार मिला। लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा इसका माध्यम से आदिवासी समाज फिर से राजा बन जाएगा और ये होना नहीं चाहिए, उसके लिए फिर ये जो पुनः आदिवासियों को लागू कर रहे हैं। और ये जो हमारा लिखा पढ़ा समाज, ये पढ़ा लिखा समाज नहीं है, लिखा पढ़ा समाज। ब्राह्मणों ने लिखा, हमने पढ़ा, तो उसी को ही मान लिया, मान लेते हैं ना। जैसे एक उदाहरण अगर आपको देना चाहूंगा, वर्ण 4 प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है ना। वर्ण का जो मीनिंग हमको क्या पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं? एक वर्ण को आधार बना के वर्ण व्यवस्था लागू है, क्या बनाया गया, ऐसे पढ़ाते हैं। लेकिन वर्ण का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, सारे दुनिया के डिक्शनरी, सिर्फ भारत के डिक्शनरी का बात नहीं बोल रहा, सारे दुनिया के डिक्शनरी में अगर देखेंगे, वर्ण का मतलब है रंग। हमको पढ़ाए कर्म, तो उसी को ही हम मान लेते हैं। तो ये जो लिखा पढ़ा, जो लिखा हुआ है, उसी को ही मान लेते हैं और उसी हिसाब से हम अपना दिमाग बना लेते हैं। हम फिर महान ज्ञानी बन जाते हैं। ये लिखा पढ़ा समाज नहीं है, ये गधा समाज। जो मेट्रिकुलेट किया है, मेट्रिक लेवल का गधा है। जो 12वीं किया है, वो 12वीं लेवल का गधा है। जो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन लेवल का गधा है। और जो PhD किया वो तो छोड़िए, वो तो उसका मुंह से वो खुद नहीं बनेगा, वो ब्रह्मा बनेगा। उसी को ही मान लेते हैं, उसी को मान के फिर अपना आचरण को बनाते हैं, उसी को ही हम समाज में आचरण में दिखाते हैं।
तो ये जो दो किस्म का रिप्रेजेंटेटिव जब समाज में अपना काम नहीं किए तो समाज नेतृत्वहीन हो गया। नेतृत्वहीन होने से आदिवासी समाज को या मूल निवासी समाज को जो अधिकार मिला था वो अधिकार धीरे धीरे अभी खत्म होते जा रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो इतने सारे सब्जेक्ट लिखा गया है, ये सब्जेक्ट उसी से निर्माण किया हुआ सब्जेक्ट। जैसे विकास के नाम पर अभी चिल्ला रहे हैं ना, विकास विकास विकास। आप लोग के पापा तो विकास का ही नाम से मारे हैं ना, मारे हैं कि नहीं? 14 में विकास का ही नाम में मारे, लेकिन विकास अभी तो पैदा नहीं। और विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब 4 लेन का 6 लेन का रोड बनेगा, फैक्ट्री बनेगा, खनि खदान बनेगा, ये सब विकास। जब तक ये नहीं बनेगा विकास नहीं होगा। तो ये कब बनेगा? जब आदिवासियों का विनाश होगा तब जाके ये विकास। क्यों? आदिवासी जहां निवास करते हैं वहीं पर खनिज है, वहीं पर जल है, वहीं पर जमीन है, सारे कुछ वहीं पर है। तो इसीलिए जब तक आदिवासियों को विनाश नहीं किया जाएगा, मतलब भारत का विकास आदिवासियों का विनाश के ऊपर खड़ा है। आदिवासियों का विनाश कब से शुरू हुआ? जब भारत स्वाधीन तथाकथित स्वाधीन हुआ, उसी से दूसरी स्वाधीन तथाकथित स्वाधीन जो बोलते हैं ना, 47 में स्वाधीन हो गए। स्वाधीन भारत में अगर किसी को सबसे पहले हत्या की गई वो आदिवासी है। परसों गोलीकांड जानते हैं ना, कब हुआ? 1 जनवरी 1948। भारत स्वाधीन कब हुआ? 15 अगस्त 1947। कितना दिन? तो अभी से आज तक आदिवासी को मारते ही जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं। और हम क्या चिल्ला रहे हैं? एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। आपका इधर वो नारा लगता है कि नहीं? उड़ीसा झारखंड में तो बहुत जोर लगता है, छत्तीसगढ़ में तो और जोर से लगता है, और सुनने में भी बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है ना? एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। लेकिन काम में नहीं दिखता। काम में क्या है? कौन बोलता है मैं भाषा के लिए लड़ूंगा, कौन बोलता है मैं धर्म के लिए लड़ूंगा, कौन बोलता है मैं लिपि के लिए लड़ूंगा, कौन रहता है मैं अपना परंपरा के लिए लड़ूंगा। अरे ये सारे जहां पर मिलेगा उसके लिए कोई नहीं लड़ रहा। जहां पर भाषा मिलेगा, जहां पर लिपि मिलेगा, जहां पर धर्म मिलेगा, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी एकता। अरे तुमको जो अधिकार दिया गया है राजा बनने का, उसके लिए लड़ाई करो, राजा बन जाओ। फिर तुम कौन सा लिपि लिखोगे तुम डिसाइड करोगे, कौन सा धर्म अपनाओगे तुम डिसाइड करोगे, कौन सा क्या पूजा करोगे, पेड़ को पूजोगे, पत्थर को पूजोगे। डिसाइडिंग फैक्टर तो बनो, पावर तो लाओ। हम क्या करते हैं? भाषा, संस्कृति, परंपरा, अभी तो धर्म का बहुत जोर से चल रहा है। और मिल भी जाएगा, ये जो धर्म का लड़ाई है ये भी मिल भी जाएगा। लेकिन कैसे? ना, ये हिंदू धर्म का पार्ट है। तो साथियों, उन्हें जो कानून बनाना है बनाने दीजिए। उनको जो कानून बनाना है, जैसे अभी पैसा के बारे में बता रहे थे ना भाई, पैसा एक कानून है। हम जब सत्ता में आएंगे एक लाइन में उसको खत्म कर देंगे, एक ही लाइन में। जैसे बाबा साहब आंबेडकर ने 4,500 साल का इतिहास को एक ही लाइन में खत्म किए, हम भी एक लाइन में उसको खत्म किए। लेकिन जाना कहाँ है? हमको सत्ता में आना चाहिए। तो सत्ता में आने के लिए पहले व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और व्यवस्था को बदलने के सबसे जो पहला काम है सामाजिक व्यवस्था। साथियों, टाइम काफी हो गया है, क्योंकि हम 5 बजे तक गया ना। देख, मेरा ट्रेन इधर ट्रेन का टाइम। तो ये जो व्यवस्था है उसको अगर बदलना हम चाहते हैं
इधर आप वेस्ट बंगाल में तो ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं ना, या मोहन बागान, हम बागान क्या क्या बागान है, वेस्ट बंगाल जो भी बागान है, तो फुटबॉल जब खेलते हैं 2 टीम होते हैं ना, 3 टीम होते हैं, 2 ही टीम खेलते हैं ना, और हम लोग का उधर 2 ही टीम खेलते हैं, इधर 3 टीम तो नहीं खेलते। तो ये जो 2 टीम खेलते हैं, जो मैदान में उतरते हैं दोनों टीम, तो वो जो टीम 11-11 का प्लेयर होते हैं, वहाँ अपना जो कंधे से कंधा मिला के या हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि नहीं? आप लोग खेले हैं कि नहीं? खेले हैं, सलाह मशवरा किए हैं ना, तो मालूम है। तो जो सलाह मशवरा क्या करते हैं, जो खेले हुए उनको तो मालूम है ना क्या करते हैं सलाह मशवरा, कि आज जो हम खेल रहे हैं जीतने के लिए खेल रहे हैं या ना हारने के लिए खेल रहे हैं, वही ना, कि आज जो हम गेम खेल रहे हैं ये खेल हम किस लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए या ना हारने के लिए। जो टीम डिसाइड करता है ना हारने के लिए खेलेगा वो टीम डिफेंडिंग खेलेगा, और जो टीम जीतने के लिए खेलेगा वो टीम अटैकिंग खेलता है। तो ये जो पावर कहां से आता है? दिमाग से। तो हम जो चाहते हैं इस देश का मूल निवासी को राजा बनाने का या हमारा राज लाने का, पहले दिमाग में घुसेगा तो अपना राजा बनेंगे। हमारा ये सोच तो गिरा हुआ है, नीचे है, हम शासक कहां से बनेंगे? तो ये जो खुराक जो दी जाती है ये सोच को डेवलप करती है आपने। हम जब शासक बनने का सोचेंगे तो फिर आचरण में वो दिखाई देगा। विचार परिवर्तन ही हर परिवर्तन का मूल, बाबा साहब ने बोले। तो हम जो ये जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं इसका माध्यम से विचार, लोगों का विचार परिवर्तन करना चाहते हैं। जब तक लोगों का विचार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक उसका आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका स्टेट कन्वेंशन है ना, स्टेट कन्वेंशन है, स्टेट कन्वेंशन में 500 से 1000 लोगों का होना चाहिए। आप सारे जितने ये उपस्थित है सारे कार्यकर्ता, मेरे को इसे मालूम पड़ा। तो आप लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं ये विचार परिवर्तन में हम ना क्या हैं, ये हमारा गलती है। आज अगर लोगों को हम ला नहीं पा रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा कमजोरी है। लोगों का विचार में हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब बोले हैं गुलामों की गुलामी का एहसास दिला दो, वो खुद का खुद आजाद होने का कोशिश करेगा। हम गुलामी का एहसास लोगों को दे नहीं रहे तो आजादी का कहां से काम करेगा? तो ये हमारा कमजोरी है, इसको हमको सुधारना चाहिए। ये जब तक नहीं सुधारेंगे ये जो शासक ऐसे चिल्लाते रहेंगे। और कितना साल ऐसे चिल्लाएंगे? हमारा लोग बोलते थे अरे इतना साल का बाद देने का था, क्या हुआ? मैं अगले 10 साल, फिर 10 साल का बाद, अरे अगले 10 साल, ऐसे करते लगा इंजीनियर लोग से कुछ होने वाला। तो ये जो काम को थोड़ा स्पीड बनाइए, आप सारे कार्यकर्ता लोग हैं, ये जो स्पीड है, क्योंकि गाड़ी चलाने का सबका लाइसेंस है। तो ये रोड जो बना हुआ है, रोड में जो गाड़ी चलाने का अधिकार सबको है ना, ब्राह्मण को भी है, आदिवासी को भी है, एससी को भी है, ओबीसी को भी है, सबको है, बराबर का है। तो जो गाड़ी चलाने का अधिकार सिर्फ हमको है क्या? आरएसएस को नहीं है या ब्राह्मण को नहीं है? तो जिसका गाड़ी जितना स्पीड भागेगा वही कामयाब होगा। तो ये जो हम मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं, स्पीड को पिकअप करना पड़ेगा। जब तक हम स्पीड को पिकअप नहीं करेंगे, दलाल 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 खिलाते रहेंगे। अरे वो तो दलाल है, तुम तो लाल पैदा करने का काम कर रहे हैं क्या? वो तो दलाल बना हुआ है, सर्टिफाइड दलाल, टप्पा मारा हुआ है। तो हमारा काम क्या है? समाज में लाल पैदा करना। जब तक हम समाज में लाल नहीं पैदा करेंगे ऐसे दलाल दलाली खिलाते रहेंगे। तो ये जो बातें हैं आपको समझ में आना चाहिए। और ये वेस्ट बंगाल में गद्दारी वाला का कोई ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं होता। ये जो गद्दार गैंग का थोड़ा थोड़ा है, ये अपना काम वो लोग करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे।
वो अपना काम करे, अपनों से कभी उलझना नहीं। अपना जो भाई है, हमारा ही भाई है, जो दूसरा संगठन है या दूसरा विचारधारा में है, उसका साथ उलझना नहीं। हमारा दुश्मन निर्धारित है, उसी का साथ ही लड़ाई लड़ना है, हमारा भाई से नहीं लड़ना। वो जितना भी गाली दे, जितना भी भला बड़ा कहे, हम उनका भला बड़ाई करने वाला नहीं, या उनका बातों को सुनना ही नहीं है, हम अपने काम करते जाना। तो साथियों, ये जो काम अगर आप लोग करेंगे, टाइम टैलेंट ट्रेजरी जब तक इस मूवमेंट के लिए आप नहीं लगाएंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है, पूरा होने वाला नहीं है। तो साथियों, ये जो आंदोलन का ये आंदोलन है, ये कोई भाषणबाजी का आंदोलन प्लेटफॉर्म नहीं है, आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, जब तक इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उसको सशक्त नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, ये संगठन को ताकतवर बनाने के लिए टाइम टैलेंट ट्रेजरी का बहुत ही आवश्यक है। टाइम, अगर लोगों का पास टाइम है, टैलेंट नहीं है, ट्रेजरी नहीं है, वो भी पूरा नहीं होगा। टैलेंट अगर है, टाइम नहीं है, मनी है, फिर भी पूरा नहीं होगा। तीनों चीज जब तक बराबरी में नहीं आएगा, तब तक समाज का काम होने वाला नहीं है। तो साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोग को अपील करता हूं कि आप लोग अपना हिसाब से, हम संगठन का माध्यम से जहां भी हम जो भी कार्यक्रम लगाते हैं, उसमें स्टेज फंडिंग का प्रोग्राम रखते हैं, या जिसको बोलते हैं गामछा फंडिंग, या भीख, जैसे भीख में बोल सकते हैं, भीख मांगते हैं। भीख मांगने में हमको शर्म नहीं है। एक भीख मांगा जाता है रेलवे स्टेशन में अपने पेट के लिए, और हम भीख मांग रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए। क्योंकि हमारा हम ये जो संगठन को चला रहे हैं, ये सारे एम्प्लॉय लोग चला रहे हैं। मेरा आज का तनख्वाह 1.5 लाख हर महीना। अगर मेरे को 1.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, ये ट्रेन में सफर जो धक्का मुक्की खा के वेस्ट बंगाल में आके भाषणबाजी करना मेरे को क्या अच्छा लगता है? मेरा टीवी बीवी सब कुछ है, आराम से मैं घर में रह के, आज तो संडे है, संडे दिन मतलब मटन डे है, और उसका साथ और भी डे है, तो ये भी हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं करते हैं समाज के लिए, क्योंकि हमको तो मिला। हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, या हमारा जो आने वाला जनरेशन है, उनके लिए कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप लोग जो बाप दादा, सबका जमीन है कि नहीं? गांव में जमीन है ना? वो जमीन को किसने बनाया था? आपने बनाया था क्या? कौन बनाया? बाप दादा को बनाया। वो जमीन का अगर आप रख रखाव नहीं करेंगे, क्या होगा? वो जो साइड वाला जमीन वाला है, वो घुसते जाएगा ना? घुसेगा कि नहीं? वो जो खेती का काम करते हैं, वो जो किनारे किनारे में काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको? काम बोलते हैं ना, कांती। हाँ, आड़े 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 को अगर धीरे धीरे घुसते जाएगा, तो जो बाप दादा ने बना के रखा है, दे के दिया है, वो रहेगा। तो हमारा जो अधिकार है, हमको बचाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को अनुरोध है